उसके निरंकुश सत्ता होती है, जो एक निरंकुश सत्ता होती है उसका क्या स्वरूप होता है, मतलब लोकतंत्र और जो तानाशाही में क्या अंतर होता है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बात किया। तानाशाही है पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने लोकतंत्र का एक जो विकृत आपके सामने एक समाज दिखाई पड़ता है उसके बारे में इन्होंने बात की। पहला पॉइंट है इसके अंदर इन्होंने किसकी बात की, अकेलेपन और अलगाववाद पे आधारित था। एरेंट के अनुसार, जो हेमा एरेंट है, उन्होंने क्या बताया, सर्वाधिकारवाद समाज में व्यक्तियों के अकेलेपन और अलगाववाद का फायदा उठाता है। मतलब इन्होंने किस चीज की बात की, हेमा एरेंट ने किस चीज की बात की कि जो सर्वाधिकारवाद होता है आपके सामने, वो समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके अकेलेपन व अलगाववाद का फायदा उठाता है, जहां लोग पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक संरचना से कटे हुए महसूस करते हैं। मतलब कोई भी तानाशाही आती है वो सबसे पहले क्या करती है, जैसे जर्मनी में तानाशाही आई तो एडोल्फ हिटलर ने लोगों को क्या दिलासा दी, उन्होंने यही कहा कि मैं ही आपका क्या हूं, आपके सामने। उस समय क्या था, बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिल रही थी जर्मनी में, गृह युद्ध देखने को मिल रहा था, जो पुराने सत्ता थी उससे लोग क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। उन्होंने क्या, पुरानी जो सत्ता है उन्होंने जो जर्मनी के लोगों को क्या कर दिया था, बिल्कुल मतलब गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ चरम सीमा पर चल रही थी। तब एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर, और वो लोगों को क्या कहता है, लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं ही आपका सेना नायक हूं और मैं क्या कर सकता हूं, आपका विकास कर सकता हूं, मैं आपकी जो ये इस समय की जो स्थिति है इसको पूर्ण रूप से बदल कर रख दूंगा। समझ में आया। और उसने जब वो आया तो उसने वो कुछ कुछ चीजें ऐसी करके भी दिखाई कि जनता को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये हमारा वसीहा यही व्यक्ति है। जब आपके समाज में लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म होंगी तो याद रखना इस बात को, यही चीजें आपको विश्वास दिलाया जाएगा कि मैं आपका मसीहा हूं। और इस मसीहा बनने में वो देशभक्ति की बात करेगा और धर्म को सबसे आगे रखेगा। धर्म समाज का कोई एक वर्ग को वो पकड़ेगा जो पहले से कटा हुआ होगा, जो खुद को अलग महसूस करेगा। आपको डराया जाएगा कि आपका धर्म खतरे में है, आपका देश खतरे में है, आपका जो समाज में जो स्थिति दिखाई दे रही है ये कुछ उन लोगों के वजह से है, और आपको क्या करना है, उन लोगों से आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। और वो मुक्ति कौन दिलाएगा, हमारी सरकार या सत्ता दिलाएगी या मैं दिलाऊंगा आपको। समझ में आ गया। तो हेमा एरेंट ने यही बताया कि अकेलेपन का जो फायदा उठाते हैं ये लोग आपके सामने तानाशाही लाने वाले लोग, जो क्या करते हैं, समाज के उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या है, कटे हुए हैं आपके सामने, जिनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट है, आतंकवाद और विचारधारा के दो स्तंभ होते हैं। ये क्या करते हैं आपके सामने, अब कैसे कैसे तानाशाही आएंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। पहला, आतंक। यह न केवल व्यक्तियों को बल्कि सभी नागरिकों को नियंत्रित करने को लगातार भय दिखाने का व्यवस्था साधन है। जो व्यक्ति आपके सामने तानाशाही लेकर आएगा वो आपके सामने पहले किन को टारगेट करेगा, अच्छे से समझा। पहला पड़ाव क्या है, वो उन लोगों को टारगेट करेगा जो आपके सामने जिनका ज्यादा विकास नहीं हुआ, जो राजनीतिक रूप से पहले उनके अंदर विचारधारा अलग अलग होने की विचारधारा है, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, वो पुरानी सरकारों से क्या है, वो पीड़ित हो चुके हैं। पहला तरीका उनको क्या करेगा, उनको टारगेट करना करेगा। अब कैसे टारगेट करेगा, उनको डर दिखाएगा। क्या डर दिखाएगी वो सरकार, कि जो विरोधी हैं, है ना, जो उनको क्या करेगा, सभी नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए लगातार भय दिखाया जाएगा कि आपको ना, जो आपका पड़ोसी देश है वो आपको नियंत्रित कर लेगा, है ना, देशभक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पर, कि आपका धर्म खतरे में है, आपका देश खतरे में है, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति खतरे में है, आपका समाज कुल खतरे में है। इस प्रकार की चीज दिखाई जाएगी और उसके आसपास आपका एक ऐसा वातावरण बना दिया जाएगा, वैसे आपके सामने झूठे प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे, झूठी चीजें दिखाई जाएंगी कि आपको लगेगा कि सही में सब कुछ खतरे में है। यह राज्य की सत्ता को असीमित व अप्रत्याशित प्रयोग है। और इसमें क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पर जो सत्ता है, लोगों की जो सत्ता है उसका असीमित व अप्रत्याशित प्रयोग दिखाई पड़ता है। फिर आपके सामने क्या करेंगे, आपके सामने जो पहले तो लोगों को डरा कर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक विचारधारा आप पे उत्पन्न करेंगे। डरा हुआ व्यक्ति आपके सामने, भाई डरे हुए व्यक्ति को आप कोई भी बात बता दो वो मान जाएगा, आपके सामने मान जाता है ना, तो यही दिखाते हैं। फिर आपके सामने क्या करेंगे, ये एक समग्र विश्व दृष्टि है जो एक जीवन के हर पहलू को समझती बल्कि एक भविष्य की भविष्यवाणी करती है। मतलब ये क्या बताएंगे आपको, इस तरीके से बताएंगे कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, आपका धर्म सबसे अच्छा है, आपकी नस्ल सबसे अच्छी है, आपका देश सबसे अच्छा है। आपको एक झूठी उम्मीद दी जाएगी, आपको एक झूठी परिकल्पनाओं में डाल दिया जाएगा, आपको एक झूठी विचारधारा आपके ऊपर थोप दी जाएगी कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, आप दुनिया में भविष्य में सबसे अच्छे बनने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ बनने वाले हो। जैसे जर्मनी में
नाजीवाद के नक्सली सर्वश्रेष्ठता, साम्यवाद व ऐतिहासिक नीतिवाद की कहा। मतलब उन्होंने क्या बताया, जो नाजीवाद है, हिटलर ने क्या कहा कि नाजी जो लोग है वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। चाहे वास्तविकता थी या नहीं थी, लोगों को पहले डराया उन्होंने यहूदियों के खिलाफ कि यहूदी आपका क्या करेंगे, आपका नुकसान कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले डराया और फिर उनको विश्वास दिलाया, उन्हीं लोगों को, डरे हुए लोगों को, कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। समझ में आ गया। यह विचारधारा सभी तत्वों अनुभव से परे होती है। और जो ये विचारधारा होती है इस प्रकार की, इसमें कोई तथ्य नहीं होंगे, कोई अनुभव नहीं होगा, बस आपको परिकल्पनाओं पे, झूठी विचारधाराओं में फंसाकर आपका शोषण करना शुरू कर देंगे अब धीरे धीरे लोग। फिर क्या करे जाएगा, अच्छे से समझना, डरा हुआ लोग क्या हो चुका है, अब उसको विश्वास मिल चुका है कि यही व्यक्ति है ना, यही व्यक्ति जो आपको क्या कर रहा है, विश्वास दिला रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोई आदमी, भूखे हुए आदमी को अगर आपने रोटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको मसीहा मानने लग जाएगा। यही बात है, वो डरा हुआ व्यक्ति था, उसको पहले उसको क्या क्या, वो पीड़ित व्यक्ति था, उसको आपने थोड़ी सांत्वना दी, फिर उसको डराया कि देखो तुम उस व्यक्ति की वजह से पीड़ित हो, और फिर आपको क्या करोगे, तुम उसका विरोध करो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम सर्वसाती हो। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति में विश्वास आ जाएगा और वो व्यक्ति उसको क्या करने लग जाएगा, उस जो विचारधारा उसको मानना शुरू कर देगा। फिर अगला पॉइंट है व्यक्ति का पूर्ण विलय। सर्वाधिकारवाद की जो शासन की व्यक्ति की स्वतंत्रता, पहचान व स्वायत्ता को पूर्ण स्वीकार कर देती है। अब क्या कहता है, जो सर्वाधिकारवाद, जो तानाशाही लोग क्या करते हैं, अब यहां पर आपकी पहचान नहीं रह जाती है। जैसे लोकतंत्र में हर व्यक्ति की मौलिक पहचान है। आप अपनी सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हो, आप भारत के प्रधानमंत्री को डांट सकते हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हो, आप अपने आपसे शक्तिशाली कोई संस्था है उसके खिलाफ आप बोल सकते हो कि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने सही काम किया, बोल सकते हो ना। आपके कुछ मौलिक अधिकार है, उनका संरक्षण हमारा संविधान करता है। लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं होता है, आपके कोई मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। आप जिस समुदाय के हो बस आपके उसी के अधिकार है। अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया, अगर आपको वो चीज अच्छे लग रही है नहीं लग रही है, सरकार ने जो नियम बनाया, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो चाहे आप समूह से होगे, आपको क्या कर दिया जाएगा, देश विरोधी बोलकर आपको क्या कर दिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको देशद्रोही बोला जाएगा। तो यही इसी चीज को क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी खुद की स्वतंत्रता और पहचान वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और ये क्या करती है, किसमें हो जाती है, एक बड़े अप्रतिभेद्य जन समूह का हिसाब हो जाती है। और अब आपके सिर्फ आपके मौलिक अधिकार नहीं, पूरे समूह के मौलिक अधिकार है। जैसे नाजी लोग हैं, कोई भी नियम होता था वो पूरे नाजियों के लिए होता था। अगर आप नाजी लोग हैं उनके खिलाफ अगर आप नाजी होते हुए भी बोल देते थे तो आपको क्या हो जाता था, आपका देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था। आपको समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एनिमी। ऑब्जेक्टिव एनिमी क्या होती है, एक व्यवस्था व काल्पनिक वास्तविक शत्रु बना दिया जाता है। वो क्या करते हैं, आपके सामने जो तानाशाही में जो लोग आते हैं वो एक काल्पनिक शत्रु बनाएंगे आपके सामने। जैसे आपको कहेंगे कि आपका धर्म खतरे में है, क्या आपका धर्म खतरे में है, आप उन्हीं धर्म अलग धर्मों के लोगों के साथ आप भी रहते होंगे, अपनी क्लास में बैठते होंगे, आप समाज में रहते होंगे, कभी आपको लगा कि आपको उन लोगों से खतरा है, नहीं होगा। शायद आप जिस जो परिवहन करते हो तो आप शायद उन्हीं की बाइक पर बैठ के आए होंगे, वो आपके सामने जो बस को चला रहा था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो भी आपके सामने और दूसरे धर्म से हो सकता है। लेकिन आपको बार बार ये बताया जाएगा आपका धर्म खतरे में है, आपका कुल खतरे में है, आपका वंश खतरे में है, आपका ये जो नस्ल है वो खतरे में है, आपका देश खतरे में है। इस प्रकार का क्या काल्पनिक शत्रु बनाए जाएंगे आपको, जो वास्तविक नहीं होगा। जिसमें जो नाजी हैं, जो नाजियों के लिए यहूदी व स्टोनियों के लिए वर्ग शत्रु, जैसे जो जर्मनी में जो नाजियों को जो नस्ल होती थी, नाजी हैं जो लोग वहां पर हुआ करते थे, उनको बताया कि यहूदी तुम्हारे क्या है, जो आपके लिए खतरा है, इनसे तुम्हें बचकर रहना लगा। इटली में जो स्टेलिन है उसने क्या कहा, वर्ग जो ये तुम्हारा वर्ग है वो तुम्हें शत्रु बना हुआ है। तो इस प्रकार के वो काल्पनिक शत्रुओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो आपके सामने उनको वो, और इस प्रकार से वो खुद को दिखाती है सरकार कि मैं ही आपको इन शत्रुओं से बचा सकती हूं, ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। अगले वाला पॉइंट है कानून विहीनता और अप्रत्यक्षता। यह किसी भी स्थापित कानून व नैतिक मापदंड से ऊपर कार्य करता है। अगर अपन बात करें आपके सामने जो ये जो कानून विहीनता दिखाई पड़ती है, इसमें क्या होता है, आपके सामने कोई भी प्रकार के जो कानून है वो नहीं लागू होता है। पूर्ण रूप से कानून है आपके सामने, जो नैतिक मापदंड है आपके सामने वो कार्य करते हैं, जिससे कोई भी कार्रवाई अप्रत्याशित व मनमानी मानी जाती है। मतलब इसमें क्या माना जाता है,
कि कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है वो अप्रत्याशित है, वह मनमानी है। एरेंट ने सर्वाधिकारवाद के माध्यम से मानव इतिहास का एक नया व भयावह राजनीतिक रूप बताया। उन्होंने क्या बताया? इन्होंने, जो एमा एरेंट है, इन्होंने सर्वाधिकारवाद के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि समाज में जो ये राजनीति का एक नया व भयावह रूप आया है, ये जो कौन सी तानाशाही है, लोकतंत्र का एक खतरनाक रूप है तानाशाही, उसके बारे में उन्होंने हर चीज को खोल के रख दी। किस तरीके से एक लोकतंत्र से कैसे एक लोकतंत्र आपके सामने तानाशाही की तरफ बढ़ता है। मुझे आपको पता, आप भी राजनीति के विद्यार्थी हो, आपको भी हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। यह है हेमा एरेंट का टोटलिज्म का सिद्धांत। कैसा लगा आप जरूर से बताना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।